नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर पार्टनर या स्पाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो तो क्या करने चाहिए। मैं आपको 4 स्टेप तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ आपको FAQs भी बताऊंगा, यानी कि ऐसे सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि BNS या IPC के मुताबिक या इंडियन लॉज के मुताबिक आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पूरी वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी रह जाए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर पार्टनर हो और इस बात का शक हो तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है मानसिक तनाव की। दिल टूटता है और ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों किया, जिसको मैंने इतना प्यार किया, जिसके साथ रहने की, जीवन बिताने की कस्में खाई थी, वो व्यक्ति क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया, क्यों अवैध रिश्ते में चला गया। आपको पहला स्टेप तो यही लेना है कि कन्फर्म द अफेयर। आपको अफेयर को कंफर्म करना है। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मेरा पार्टनर अगर रात में किसी से बात कर रहा है तो जरूर किसी के साथ अफेयर में है, किसी से ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंटली बात कर रहा है तो जरूर अफेयर में है। इन सब बातों को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सबसे पहले चुपचाप सीक्रेट तरीके से आपको कंफर्म करना चाहिए और एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए कि वास्तव में आपके पार्टनर का किसी के साथ केवल बातचीत का टर्म है या वास्तव में अवैध रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अवैध रिलेशनशिप का मतलब होता है फिजिकल रिलेशनशिप, यानी कि अगर आपके पार्टनर या स्पाउस का किसी और के साथ में शारीरिक संबंध बन रहा है तो उसी को बोलते हैं अवैध रिलेशनशिप और उसी का एविडेंस होना चाहिए। इस एविडेंस को जैसे व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से, फ़ोन कॉल के रिकॉर्डिंग के माध्यम से कलेक्ट किया जा सकता है, या होटल में अगर आपकी पार्टनर किसी और व्यक्ति के साथ स्टे कर रही हैं या कर रहे हैं तो उसके आधार पर भी आप उसको भी एज ए एविडेंस के तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं। जो दूसरा स्टेप है कि जब आप इसने इतना कर लिया तो आपको अपने लीगल राइट्स जानने चाहिए कि लीगल राइट्स क्या है। अब मैं जब लीगल राइट्स की बात कर रहा हूं तो देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि एडल्ट्री यानी अवैध रिलेशनशिप को अपराध नहीं माना जाता है, कोई क्राइम नहीं माना जाता। 2018 से पहले माना जाता था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश में एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया, यानी कि अब यह क्राइम नहीं रह गया। तो पहले IPC के सेक्शन 497 में जो है यह था कि अगर आपकी पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो IPC सेक्शन 497 के तहत FIR उस व्यक्ति पर होता था जो आपके पार्टनर के साथ एडल्ट्री में होता था, लेकिन BNS में इसको डिलीट कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात यह है कि हालांकि अब देखिए एडल्ट्री को डिलीट कर दिया गया, IPC में क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है। ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति एडल्ट्री में है तो उसके बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। डिवोर्स लेने के लिए जो ग्राउंड्स है, जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट में जा सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में जा सकते हैं, इंडियन डिवोर्स एक्ट में जा सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहता है कि एडल्ट्री एक वैलिड ग्राउंड है जिसके आधार पर डिवोर्स लिया जा सकता है। तो ये आपको मैंने जो बताया अभी तक 2 स्टेप आपको एक्सप्लेन किए। जो तीसरा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बात करेंगे कि चलो जी मेरी वाइफ है या हस्बैंड है या पार्टनर है, वो एडल्ट्री में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो मेरे को जो मानसिक पीड़ा हो रही है मैं उसका क्या करूं, जो इमोशनल ट्रॉमा मुझे फेस करना पड़ रहा है मैं उसका क्या करूं। देखिए अगर आपको मेंटल क्रुएलिटी हो रही है तो मेंटल क्रुएलिटी भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है और उसके बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। अब तीसरा जो स्टेप आपको लेना है वो डिसाइड करना है। देखिए आपने एविडेंस कलेक्ट कर लिया, आपको लीगल पॉइंट्स मालूम चल गए, अब आपको डिसाइड करना है कि रिकंसाइल करना है या सेपरेट होना है। अगर आपको रिकंसाइल करना है या सेपरेट होना है, इसके लिए जो डिसीजन लेना है वो 3 तरीके से लेना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो ये, या तो आप काउंसलिंग कराएं,
थेरेपी कराएं। कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसलिए भी लोग चले जाते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है कि इसका क्या कंसिक्वेंस होने वाला है। अगर आप काउंसलिंग कराएं, थेरेपी कराएं, तो उससे वह व्यक्ति समझ जाता है और फिर से रिलेशनशिप को रिज्यूम किया जा सकता है। अगर मैरिज को लेकर दिक्कत है तो मैरिज काउंसलिंग कराएं, या किसी लीगल तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लीगली समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वाइफ के पास बहुत ज़्यादा राइट है, हस्बैंड के पास बिल्कुल राइट नहीं है और लीगल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो आपको लीगल कंसल्टेशन लेना चाहिए। बट आपको यहाँ पे फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रिकंसाइल करना है, साथ में रहना है या सेपरेट होना है, ये आपको जरूर डिसाइड करना पड़ेगा। अब चौथा स्टेप जो है इसी के बारे में कि मान लीजिए अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब आपको साथ में रहना है, मैरिज में साथ में रहना है, तो साथ में कैसे रहेंगे भाई? अगला बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उसको मैं किस तरीके से ठीक करूं और कैसे साथ में रहना है? तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको एक लीगल नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से भिजवाएं, और जो आप लीगल नोटिस भिजवाओगे उसमें वो सारे पॉइंट्स लिखे जाएंगे, बताए जाएंगे तरीके से, और यह भी बताया जाएगा कि एक लास्ट ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और सुधार करके जो मैरिज के प्रति आपके राइट्स है, जो मैरिज के लिए आपको कंजुगल राइट्स जो हस्बैंड को या वाइफ को प्राप्त होता है उसको निभाएं और सही तरीके से शादी में रहें। अगर नहीं रहेंगे तो फिर डिवोर्स और बाकी सारे लीगल कंप्लायंसेस, जो लीगल चीज़ें उसको आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा। अब अगर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि उनको साथ में रहना है, देन अब आपके पास रास्ता है कि आप जो है डिवोर्स के लिए या इस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए आप सोचें। तो जब आप रिलेशनशिप को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहला काम क्या करना होगा कि आपको कॉन्टेस्टेड डिवोर्स, वाइफ चूंकि या हस्बैंड एग्री नहीं हो रहा है इस बात के लिए कि भाई हमको डिवोर्स देना है या नहीं देना है, अगर तैयार हो जाए तो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए भी जा सकते हो, और नहीं तैयार हो रहे हैं तो आप कंटेस्टेड डिवोर्स भी फाइल कर सकते हो। जब आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करेंगे तो आप एडल्ट्री या क्रुएलिटी के बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। अगर आप क्रुएलिटी या एडल्ट्री को कोर्ट में प्रूव कर पाएंगे तो एलिमनी और मेंटेनेंस आपको कम से कम देना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपको ना देना पड़े। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है और आपने कोर्ट में प्रूव क्या किया है। अगर प्रूव किया है एडल्ट्री और उसकी वजह से रिश्ता समाप्त हो रहा है तो आपको मेंटेनेंस, एलिमनी देने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। दूसरी बात होती है कि एक चाइल्ड कस्टडी भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है कि भाई चाइल्ड कस्टडी का क्या होगा। देखिए, चाइल्ड कस्टडी में ऐसा होता है ना कि नॉर्मली सभी लोग कहते हैं कि भाई पहले जो चाइल्ड पे अधिकार है शुरू के 5 साल तक वाइफ का यानी मदर का अधिकार है, लेकिन अगर आप फादर हैं, आप वेल मेंटेन कर सकते हैं, अपने बच्चे की परवरिश ठीक से कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप कोर्ट में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और अपने बच्चे की कस्टडी मांग सकते हैं। क्योंकि अगर वाइफ या फीमेल पार्टनर अगर वो एडल्ट्री में है तो बच्चे का भविष्य उसके साथ सुरक्षित नहीं होगा, ऐसा कह के आप चाइल्ड कस्टडी भी अपने लिए मांग कर सकते हैं। एक और मैं आपको राइट बताने जा रहा हूं, लेकिन ये बहुत रेयर यूज होता है, बहुत अनकॉमन है, और वो ये है कि जो आपको डैमेजेज हुए हैं, जैसे आप एक रिलेशनशिप में थे, इमोशनल डैमेजेज होते हैं, फाइनेंशियल डैमेजेज होते हैं, बहुत ही डैमेजेस फेस करने पड़ जाते हैं। नॉर्मली ये बहुत रेयर होता है, लेकिन सिविल सूट आप इन डैमेजेस के लिए भी फाइल कर सकते हैं। और डैमेजेस क्या है? इमोशनल डैमेजेस एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन। अगर इंसान का रेपुटेशन ही खत्म हो जाएगा तो सोसाइटी में रहेगा कैसे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं, बट ये रेयरली फाइल होता है, नॉर्मली इसको नहीं फाइल किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको खुद क्या सावधानी बरतना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि आप खुद इस तरह के मामले में ना फंस जाएं और डील करते हुए आरोप आपके ऊपर ही ना लग जाए। पहला चीज ये है कि आपको कोई भी इलीगल स्टेप नहीं लेना चाहिए, जैसे हैकिंग, वायलेंस करना या फिर पब्लिक शेमिंग करना अपने पार्टनर की। आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपको कभी भी जो तीसरा बंदा है उसके साथ कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, तीसरे बंदे के साथ आपको नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि इससे मामला एस्केलेट हो सकता है और आपके लिए इशू हो सकता है। और एक और जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको फॉल्स कंप्लेंट फाइल करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका केस वीक हो जाता है और आपको वो न्याय नहीं मिल पाता है जिसको आप डिजर्व करते हो।
अब कुछ आपको मैं लीगल प्रोविजंस बताने जा रहा हूं। ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात यह कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 13 के तहत आप कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में जा सकते हैं। उसी के सब सेक्शन के तहत आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए भी जा सकते हैं। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 जो बना हुआ वो क्रिश्चियंस के लिए बना हुआ है। इसमें भी एडल्ट्री को ग्राउंड बनाया गया है और इसके बेसिस पे भी डिवोर्स ले सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आप जा सकते हैं, सीआरपीसी में भी आप जा सकते हैं। अब तो बीएनएसएस हो गया, सीआरपीसी में सेक्शन 125 है, उसके तहत भी आप जा करके आप मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं अगर आपकी पार्टनर किसी भी तरीके से, मतलब वाइफ मांग कर सकती है अगर हस्बैंड किसी तरीके से एडल्ट्री में इन्वॉल्व है तो। और अगर महिला को सामना करना पड़ रहा है कि भाई उसका पार्टनर जो है एडल्ट्री में है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी केस दर्ज कराया जा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब आपको एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको लॉयर से कब कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, जब आप इस तरह की सिचुएशन को डील कर रहे हैं, अगर आप शुरू में ही लॉयर को कंसल्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप लॉयर को कंसल्ट करो, लॉयर को दो चीज़ों के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो। लॉयर ये बताएंगे कि आपको आगे लीगली क्या करना है, और दूसरा ये बताएंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको रिकंसाइल करना है या सेपरेट होना है, यानी आपको साथ में रहना है या सेपरेट होना है। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तब भी आप लॉयर से बात करके उनके अनुभव को समझ के आप डिसाइड कर पाओगे। तो ये राइट टाइम होता है। अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, आपके पास कुछ सबूत है, तो आपको लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एफएक्यू जो सबसे ज़्यादा इस तरह के मामले में पूछा जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला सवाल ये होता है कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैं कोई एफआईआर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आंसर है बिल्कुल नहीं कर सकते। 2018 के बाद से 497 जो एडल्ट्री का सेक्शन था उसको डिलीट कर दिया गया है और अब एडल्ट्री क्राइम नहीं है, तो इसलिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए एफआईआर नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है कि क्या मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कर सकता हूं जो मेरे पार्टनर के साथ में अफेयर में है, तो इसका भी आंसर यही है कि आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। क्रिमिनल केस तो नहीं कर सकते, हाँ सिविल केसेस कर सकते हैं। आप डैमेजेस की मांग कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि क्या डैमेजेस की मांग कर सकते हैं, तो आप डैमेजेस की मांग करने के लिए सिविल केस जरूर कर सकते हैं। तीसरा जो एक सवाल पूछा जाता है कि क्या मुझे बच्चे की फुल कस्टडी मिल जाएगी अगर मेरा पार्टनर एडल्ट्री में है तो। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, क्योंकि आप एडल्ट्री को कैसे प्रूव कर रहे हो, आपके पार्टनर का कंडक्ट कैसा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि एडल्ट्री प्रूव होने के बाद से आपको कस्टडी मिली जाएगी, यानी हस्बैंड को कस्टडी मिली जाएगी। डिपेंड करता है कोर्ट में केस कैसे चल रहा है और ग्राउंड्स को कैसे प्रूव किए जा रहे हैं। और चौथा है जो लास्ट एफएक्यूज में ले रहा हूं कि क्या मुझे एलिमनी ज़्यादा मिलेगा। देखो, अगर पार्टनर ने चीट किया है तो मुझे एलिमनी ज़्यादा मिलेगा क्या? पॉसिबली मिल सकता है। रीज़न उसका ये है कि इमोशनल आपको हार्म पहुंचाया गया है, फाइनेंशियल तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया गया है। अगर आपके पार्टनर जो कि एडल्ट्री में इन्वॉल्व हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आपको बेहतर एलिमनी मिलने की पूरी संभावना होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।